Hello everyone, welcome to Biology Talk World tutorial by Himanshi. Today we are here with yet another video on the lecture Molecular Basis of Inheritance. In today's lecture we will be discussing about the following topics. First we will see the double helical structure of DNA, its properties. Then we will study the concept of central dogma. Then we are going to study what is packaging of DNA, why it is done and how it is done. And finally we will wind up by seeing what exactly the nucleosomes and polynucleosomes are. So let's begin. फर्स्ट टॉपिक इज डबल हेलिकल मॉडल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सबसे पहले जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को प्रॉपर्ली डिफाइन करके सबसे पहले जो प्रपोज किया दैट इज वॉटसन एंड क्रिक ने। बट बिफोर वॉटसन एंड क्रिक यहाँ पे दो साइंटिस्ट हैं विल्किन एंड रोसलैंड। इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक्स के थ्रू सबसे पहले डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का एक इमेज क्रिएट किया एंड आफ्टर दैट जेम्स एंड वॉटसन ने उस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की फर्दर डिटेल्स फाइंड आउट करके हमें उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज बताई। Now, this is double strand polynucleotide. Now, what we have studied, we have seen कि DNA में दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपस में ट्विस्टेड रहते हैं। ये जो दो थ्रेड हैं ये किससे बने होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। एंड वी हैव ऑल्सो सीन इन दो स्टैंड की जो पोलैरिटी है दैट इज ऑल्सो अपोजिट। एक 3' to 5' होगा तो दूसरा 5' to 3' होगा। ऐसा क्यों होता है? वी हैव ऑल्सो सीन ताकि दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है अंदर की साइड लाई कर सके और यहाँ पे दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच हो। इफ यू रिमेंबर हमने यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पढ़ा था। लेट अस कंसिडर दिस इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। This is carbon number 1, this is carbon number 2, this is carbon number 3, this is carbon number 4 and fifth is hanging outside this ring. What we have studied, हमने पढ़ा था कि कार्बन नंबर 1 में नाइट्रोजनस बेस पेयर अटैच होता है, कार्बन नंबर 5 में फॉस्फेट अटैच होता है, राइट। तो ये इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड and we have seen how polynucleotide is formed by combining two nucleotide by phosphodiester bond. तो as you can see here in the picture, यहाँ पे दो स्टैंड को सिंप्लीफाई फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। ये एक 5' to 3' एंड वाला स्टैंड है और दूसरा 3' to 5' एंड वाला स्टैंड है। पहले वाले स्टैंड में इफ यू विल लेबल इट कि एक्चुअल में लेबलिंग कहाँ से हो रही है, तो दिस इज वी नो दैट कि कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजन बेस अटैच होता है, तो दिस इज अ कार्बन नंबर 1, then this is a carbon number 2, this is carbon number 3, carbon number 4 and fifth is outside the ring. Same goes with the second nucleotide. This is carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4 and carbon number 5. Again 1, 2, 3, 4 and so on. Same goes with the other nucleotide of the same chain. Now if we talk about the second polynucleotide chain में if we number it, we know this is carbon number 1 क्योंकि ये nitrogenous base pair thymine से जुड़ा है। Then this is carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4 and fifth is outside the ring. Same goes with other nucleotide of this chain 1, 2, 3, 4 and so on, right? Now as you can see कि जो फर्स्ट वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जिसका ओरिएंटेशन 5' to 3' डायरेक्शन है, उसमें कार्बन नंबर 1 पर हमारा जो नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है दैट इज एडेनिन, ठीक है। और सेम चेन का जो सेकंड न्यूक्लियोटाइड है उसके कार्बन नंबर 1 पे जुड़ा है थाइमीन और दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि दो न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े हैं और इस डीऑक्सीराइबोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पे हमारे नाइट्रोजनस बेस जुड़े लाइक थाइमीन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन। नाउ हमने प्रीवियस वाले लेक्चर्स में देखा था कि दो जो स्टैंड है डीएनए के वो आपस में इस तरीके से ओरिएंटेड रहते हैं कि दोनों स्टैंड के नाइट्रोजनस बेस पे अंदर की तरफ रहे सो दैट दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। इसीलिए हमारी जो दो स्टैंड है उनकी जो पोलैरिटी है वो हमें अपोजिट मिलती है। पोलैरिटी मीन अगर एक स्टैंड 3' to 5' जा रहा है तो दूसरा वाला 3' to 5' जाएगा। सो इसीलिए वी हैव सीन कि हमारे जो दो स्टैंड जो डीएनए को बनाते हैं उनकी पोलैरिटी भी अपोजिट होती है। एक अगर 5' to 3' है तो दूसरा 3' to 5' आएगा ताकि दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की नाइट्रोजनस बेस अंदर की तरफ लाई करें सो दैट दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। एज यू कैन सी हेयर इन द डायग्राम, यहाँ पे देखो ये जो है यहाँ पे एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड है।
थायमिन एंड एडेनिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है. Guanine and cytosine के बीच में there are 3 lines, you can see they are representing the hydrogen bond, and cytosine and guanine के साथ भी there are 3 hydrogen bond. From here we conclude DNA is double helical structure binded by hydrogen bond. Now let us study what is Chargaff rule. Like we have seen here in this diagram कि adenine 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है थायमिन के साथ, guanine 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है. इसके लिए बेसिक प्रिंसिपल समझते हैं. चार्गफ रूल्स ये बोलता है कि एक डीएनए में जितने प्यूरिन्स होंगे उनका नंबर पूरे डीएनए में जितने पायरिमिडीन होंगे उसके इक्वल होगा. ठीक है, प्यूरिन का नंबर इज इक्वल टू पायरिमिडीन. इन अ लास्ट लेक्चर्स वी हैव सीन कि प्यूरिन्स आर द डबल रिंग स्ट्रक्चर एंड पायरिमिडीन्स आर अ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर. तो यहाँ से हम देखते हैं हमने क्या पढ़ा था. प्यूरिन में कौन कौन आता है आपका, एडेनिन एंड गुआनिन, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ प्यूरिन. एंड पायरिमिडीन के एग्जाम्पल क्या है, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल आर द एग्जाम्पल ऑफ पायरिमिडीन. तो नाउ इफ यू नो कि डीएनए का अगर कोई भी एक स्टैंड है उसके ऊपर बेस पेयर का सीक्वेंस अगर हमें पता है तो हम दूसरा वाला स्टैंड जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है उसका सीक्वेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं. हाउ, यूजिंग दिस चार्गफ रूल. फॉर एग्जांपल जैसे लेट अस कंसीडर यहाँ पे एक स्टैंड है 3' to 5', इसके ऊपर जो नाइट्रोजन बेस पेयर लगे हैं, लेट अस कंसीडर इट इज एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन. नाउ अभी हमने क्या बोला, एक प्यूरिन पैरिमिडीन के साथ बाइंड करता है. यहाँ पे कौन सा प्यूरिन कौन से पैरिमिडीन के साथ बाइंड करेगा, इट इज ऑल्सो फिक्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल एडेनिन हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा थायमिन के साथ, एंड गुआनिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन के साथ, और वाइस एंड वर्सा. मीन जहाँ पे हमें ए मिलेगा वो टी के साथ बॉन्ड बनाएगा, और टी मिलेगा तो ए के साथ बॉन्ड बनाएगा. जहाँ पे जी मिलेगा वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा सी के साथ, एंड वाइस वर्सा. सो इस रूल को फॉलो करते हुए हम दूसरा स्टैंड जो है डीएनए का उसका सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. like here in this case, in the example here, like अगर 3' to 5' में सीक्वेंस A T C G C C A है तो A के साथ थायमिन बाइंड करता है, T के साथ A बाइंड करता है, C के साथ G बाइंड करता है, G के साथ C बाइंड करता है, C के साथ G बाइंड करता है, G बाइंड करता है A के साथ. तो अगर हमें एक स्टैंड का ओरिएंटेशन पता है और हमें ये भी पता है इनके बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, लाइक A एंड T के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, तो वी कैन मेक डबल हाइड्रोजन बॉन्ड A एंड T के बीच में. बाकी जितने भी GC हैं इनके बीच में देर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, राइट. सो चार्गफ रूल ओवरऑल यही बोलता है एक डीएनए में जितने प्यूरिन होंगे उतने ही पायरिमिडीन होंगे, और कौन सा प्यूरिन कौन से पायरिमिडीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इट इज़ ऑल्सो फिक्स. हमेशा प्यूरिन एंड पायरिमिडीन के बीच में ही बॉन्ड बनेगा, कभी भी प्यूरिन पैरिमिडीन के बीच में बॉन्ड नहीं बनता. यहाँ पे कौन सा प्यूरिन कौन से पैरिमिडीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, दैट इज ए टी के साथ डबल बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, जी सी के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है. नाउ वी कैन कंक्लूड चार्गफ रूल. ए प्लस जी जितना भी सम है एडेनिन एंड गुआनिन का, दैट इज इक्वल टू टी प्लस सी. इसको हम वन वो मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए प्लस जी का रेशियो अपॉन टी प्लस सी का इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. So these are the different ways to say the Chargaff rule. Now let us study what are the silent features of this double helical structure of DNA. Right. Let us try to understand these properties by the help of a simplified diagram. Like this is a double helical structure of DNA. We know DNA के दो polynucleotide chain के पास opposite polarity होती है. एक अगर 3' है to 5' है तो दूसरा 5' to 3' end होगा, राइट. नाउ इफ वी स्टार्ट विद दिस फीचर्स, तो हमें पता है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन यहाँ पे अटैच होती है. बट हमने क्या बोला, ये जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ये जब आपस में ट्विस्ट होती है तो ट्विस्ट होने के बाद दे आर लिटिल बिट कंप्रेस. ठीक है, तो हल्का सा कंप्रेस होने की वजह से इसमें डिफरेंट ग्रूव्स बनते हैं. एक ग्रूव को बोलते हैं हाफ मेजर ग्रूव, एज यू कैन सी हेयर. ठीक है, जो और एक कहलाता है यहाँ पे माइनर ग्रूव. दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू अटैच होते हैं. तो यहाँ पे जो रेड येलो ब्लू रेड ये है, ये डिफरेंट नाइट्रोजन बेस पेयर्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बताया है.
नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द डायमीटर कि ये जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो उनका डायमीटर कितना होता है, द डायमीटर इज अप्रॉक्सीमेटली, डायमीटर यहाँ पे 20 नैनोमीटर के आसपास होता है इन द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वॉटसन एंड किक ने प्रपोज किया था उसमें ये जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ये राइट हैंड की तरफ कॉइल्ड होती है, इसीलिए इस डीएनए को वी आल्सो कॉल इट एज बीटा डीएनए। There are different types of DNA depending upon the coiling, कितने नाइट्रोजनस बेस पेयर हैं दो कॉइल के बीच में, एंड डायमीटर कितना है, एंड सो ऑन। तो जो हमारे पास जो डीएनए ह्यूमन में मिलता है दैट इज बीटा फॉर्म ऑफ डीएनए, बिकॉज उसकी जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है राइट हैंड की तरफ को कॉइल्ड होती है। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉइल ऑफ अ डीएनए दैट इज नोन एज पिच, एंड द पिच ऑफ द डीएनए जो हमें कॉमनली मिल रहा है जिसको हम बीटा डीएनए बोल रहे हैं उसमें दैट इज 3.4 नैनोमीटर। नाउ दो हेलिकल के बीच में देयर आर 10 बेस पेयर, तो दो कॉन्जिक्यूटिव और जो बगल बगल में जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है उनके बीच में कितना गैप हो जाएगा, उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 0.34 नैनोमीटर। रिमेंबर पिच इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल, दो कॉइल्स के बीच में, और जो टू हेलिकल ट्विस्ट है उनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 3.4 नैनोमीटर। और इस पिच में 10 बेस पेयर्स होते हैं बीटा फॉर्म ऑफ डीएनए में, तो दो एडजेसेंट नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस आ जाएगा दैट इज 3.4 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 0.34 नैनोमीटर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रल डॉग्मा। सेंट्रल डॉग्मा एक हमारे जो पूरे सेल्स के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, वो सारा खेल प्रोटीन का है। तो जो हमारा लाइक वी से दैट ब्रेन इज़ द मास्टर ऑफ ऑल अ बॉडी, सेम तरीके से सेंट्रल डॉग्मा अगर हम मॉलिकुलर लेवल में देखें तो सेंट्रल डॉग्मा का जो फिनोमेना है दैट इज़ द कोर ऑफ ऑल द प्रोसेस इन अ बॉडी। मतलब अगर सेंट्रल डॉग्मा नहीं होगा तो कोई भी प्रोसेस हमारी बॉडी में होगी नहीं, ठीक है। तो सेंट्रल डॉग्मा बेसिकली क्या है, ये हमारा अ मेजर कंट्रोलर है। जैसे न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल करता है वैसे ही हमारी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शन है दे आर कंट्रोल बाय सेंट्रल डॉग्मा। सो सेंट्रल डॉग्मा क्या बोलता है, हमारी बॉडी के अंदर तीन टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, बेसिकली बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। सबसे पहले डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, हमने देखा डीएनए से सबसे पहले आरएनए बनता है, एंड डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। फिर ये जो आरएनए बना है सिंगल स्टैंडर्ड, इसको हम बोलते हैं मैसेंजर, दिस इज नोन एज मैसेंजर आरएनए। ये सिंगल स्टैंडर्ड मैसेंजर आरएनए से हमारा प्रोटीन बनता है, और ये आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। डीएनए जब अपनी ही मल्टीपल कॉपीज बनाएगा उस प्रोसेस को बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। सो सेंट्रल डॉग्मा में दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ने हैं दैट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पैकेजिंग ऑफ डीएनए। नाउ वी नो कि हमारे जो सेल्स होते हैं दे आर वेरी वेरी स्मॉल कि वी कैन नॉट सी देम विद द अनएडेड आइज। तो जब सेल इतना छोटा है तो उसका न्यूक्लियस कितना छोटा होगा, यू कैन इमेजिन। तो इट इज़ फाउंड दैट द अप्रॉक्सीमेट साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज 10 to power -6 मीटर, राइट। दिस इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस। अब हमारा जो डीएनए है, इफ़ वी सम ऑफ ऑल द लेंथ ऑफ अ डीएनए, तो हमारा जो डीएनए का लेंथ है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच, 2.2 मीटर। तो कुड यू इमेजिन कि 2.2 मीटर का इतना बड़ा डीएनए एक 10 to power -6 मीटर के छोटे से सेल के न्यूक्लियस के अंदर कैसे फिट होगा। सो इसके लिए इस लंबे से डीएनए को एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर फिट करने के लिए जो हमारा डीएनए है वो एक प्रोसेस को कैरी आउट करता है जिसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। कंडेंसेशन का मतलब है इनिशियली हमारा डीएनए लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वो सिकुड़ गया है, सिकुड़ के उसने अपने आप को इतना छोटा कर लिया कि वो एक न्यूक्लियस के अंदर आ जाता है। तो ये जो सिकुड़ने का प्रोसेस है डीएनए का, सो दैट इट कैन फिट इनसाइड द न्यूक्लियस, इसी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं कंडेंसेशन ऑफ डीएनए। और ये जो कंडेंसेशन की प्रोसेस में डिफरेंट डिफरेंट फेजेस को डीएनए अंडरगो करता है, उसी फिनोमेना को हम बोल रहे हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए, कि कैसे एक डीएनए पैक हो रखा है न्यूक्लियस के अंदर, राइट। अ ब्यूटिफुल पिक्चर इज बिसाइड यू एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम कि डीएनए का लॉन्ग थ्रेडेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये यहाँ से है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए,
ये थोड़ा कॉइल हुआ कुछ प्रोटीन्स के साथ और इसने थोड़ा स्मॉलर स्ट्रक्चर्स बना लिया। ये और ज़्यादा कॉइल हुआ तो इसने क्रोमैटिन फाइबर बना दिया, और ज़्यादा इसमें कॉइलिंग हो गई, सुपर कॉइलिंग हो गई, एंड फाइनली जो लास्ट स्ट्रक्चर बनाता है दैट इज क्रोमोसोम। तो हमारे न्यूक्लियस के अंदर डीएनए क्रोमोसोम के फॉर्म में रहता है, क्योंकि क्रोमोसोम कंडेंस्ड पार्ट ऑफ डीएनए है, इसीलिए वो इजीली फिट हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर। सो पैकेजिंग ऑफ डीएनए क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि न्यूक्लियस का साइज कंपैरेटिव टू द साइज ऑफ डीएनए इट इज़ वेरी 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 स्मॉल। तो इतने बड़े डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर फिट करने के लिए हमें डीएनए को पैक करना है, कंडेंस करना है। तो जब ये पैकेजिंग हो रही होती है, कंडेंसेशन हो रही होती है, डिफरेंट स्टेजेस यहाँ पे डीएनए अंडरगॉन करता है, ठीक है। उन्हीं को अभी हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। Now, let us study about the nucleosome. DNA we know it is a long thread-like structure. जब वो कंडेंस होता है, सिकुड़ता है, तो उसमें सबसे पहली जो यूनिट बनाता है दैट इज न्यूक्लियोसोम। होता क्या है न्यूक्लियोसोम? डीएनए, ये जो लॉन्ग थ्रेड लाइक डीएनए है, ये कुछ प्रोटीन के साथ रैप करके अपने आप को छोटा कर लेता है, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स होते हैं यहाँ पे जिनको हम हिस्टोन्स बोलते हैं। दीज प्रोटीन्स आर नोन एज हिस्टोन्स। बेसिकली ये जो हिस्टोन्स है हमारे पास 5 टाइप्स के होते हैं, दैट इज H1 टाइप, H2A टाइप, H2B टाइप, H3 टाइप एंड H4 टाइप। ये जो H2A, H2B, H3 एंड H4 है, ये डबलेट के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं और एक मास ऑफ प्रोटीन बनाते हैं जिसमें 8 प्रोटीन रहते हैं, 2 2A के, 2 2B के, 2 H3 के एंड 2 H4 के। तो यहाँ पे ये जो 8 प्रोटीन का क्लस्टर है, इन 8 प्रोटीन के क्लस्टर को हम बोलते हैं ऑक्टोमर या ऑक्टामर, ठीक है, हिस्टोन ऑक्टोमर। तो यहाँ पे डायग्राम में यू कैन सी, यहाँ पे जो ग्रीन कलर का ये बना है दिस इज ऑक्टोमर और प्रोटीन और हिस्टोन ऑक्टोमर जिसको बोलेंगे। ऑक्टोमर क्यों? क्योंकि यहाँ पे 8 प्रोटीन की यूनिट बनी है। वो 8 कौन से हैं? H2A, H2B, H3, H4, इनके डबल डबल पेयर्स होते हैं। तो ऑक्टोमर के साथ डीएनए रैप करता है। एक डीएनए 1/3 टर्न लेता है ऑक्टोमर के चारों तरफ, और वी नो इट इज़ सिमिलर टू लाइक दिस कि जैसे हमारे पास ऊन का गुल्ला है, अगर उसे खोल दो तो इट इज़ वेरी लॉन्ग, और अगर हम उसे वाइंड अप कर दे, रोल कर दे, तो वो छोटा हो जाता है। सेम थिंग डीएनए के साथ हो रही है। डीएनए अगर ओपन फॉर्म में है तो इट इज़ अ थ्रेड लाइक फॉर्म, अगर हमने उसे हिस्टोन के चारों तरफ रैप कर दिया तो वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। नाउ वी हैव वन मोर हिस्टोन प्रोटीन दैट इज नोन एज H1 हिस्टोन प्रोटीन। इस H1 हिस्टोन प्रोटीन को हम लिंकर हिस्टोन प्रोटीन भी बोलते हैं। एक्चुअली ये क्या कर रहा है, जो डीएनए ने ऑक्टोमर के चारों तरफ 1/3 टर्न रैप किया है, उस रैप को फिक्स करता है ताकि वो रैप खुले नहीं। एज यू कैन सी हेयर इन द डायग्राम, ये जो नॉट देख रहे हैं, ये वाले और ये वाले, यहाँ पे क्या कर रहा है, जो डीएनए रैप हो रखा है हिस्टोन ऑक्टोमर के, उसको फिक्स कर दिया। अगर ये फिक्स नहीं होगा तो वो ओपन हो जाएगा, है ना। इट इज सिमिलर टू लाइक कि जैसे ऊन का गुल्ला है, अगर आप उसके एंड को पेस्ट नहीं करते हो लास्ट में तो वो इजीली ओपन हो जाएगा। तो इस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए देयर इज वन मोर प्रोटीन नोन एज H1 प्रोटीन। सो इस तरीके से बहुत सारे ऑक्टोमर्स की यूनिट्स होती हैं और डीएनए उनके चारों तरफ रैप होकर अपने आप को कंडेंस करता है। ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बन के आया हमारे पास, जिसमें हमारे पास ऑक्टोमर है, मतलब हिस्टोन की 8 यूनिट, और इसके चारों तरफ जो हमारा 1/3 टर्न लिया हुआ डीएनए है, प्लस H1 प्रोटीन जो उस टर्न को स्टेबलाइज कर रहा है ऑक्टोमर के, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो हमारा जब डीएनए पैकेजिंग हो रहा होता है तो बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स फॉर्म होते हैं, राइट। नाउ सी दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोसोम। हमने क्या बोला, डीएनए पैकेजिंग के टाइम पर बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स बनते हैं, तो बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स की चेन को हम क्या बोलते हैं, हम पॉलीन्यूक्लियोसोम बोलते हैं। एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, दिस इज 1 न्यूक्लियोसोम, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। इसके चारों तरफ के रेड कलर का डीएनए रैप हो रखा है, और ये रैपिंग ऑफ डीएनए को कौन स्टेबलाइज कर रहा है, H1 हिस्टोन प्रोटीन, ताकि इनको वो खुले नहीं, ठीक है। सो दिस इज द पॉलीन्यूक्लियोसोम। जब हम पॉलीन्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें ये कैसे दिखते हैं कि एक जो डीएनए का लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स दिखते हैं, एज ए बीड्स लगी होंगी, थ्रेड में बीड्स लगी होंगी। तो ये छोटे छोटे डॉट्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दीज आर न्यूक्लियोसोम। चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम को ही हम बोल रहे हैं पॉलीन्यूक्लियोसोम। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो डीएनए के कंडेंसेशन के टाइम पर फॉर्म होते हैं, राइट। इसको हम स्टार्ट करेंगे। वी नो कि सबसे पहले हमारे पास होता है डीएनए।
डीएनए कंडेंस करके जो स्ट्रक्चर बनाता है दैट इज न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम कंडेंस करेगा तो क्या बनाता है, ये बनाएगा पॉलीन्यूक्लियोसोम। एंड ये पॉलीन्यूक्लियोसोम जब और कंडेंस करते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड फाइबर। दिस इज कॉल्ड सोलेनॉइड फाइबर। सोलेनॉइड फाइबर और कंडेंस होता है तो ये एक स्ट्रक्चर बनाता है दैट इज क्रोमैटिन। ये क्रोमैटिन और कंडेंस होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं क्रोमैटिड। एंड फाइनली क्रोमैटिन जब हाईली कंडेंस हो जाते हैं दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमोसोम्स। सो दिस इज अ सीक्वेंस कि जब डीएनए कंडेंस हो रहा होता है तो कौन कौन से पार्ट्स फॉर्म होते हैं, मीन उन कंडेंस को हम अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग नाम देते हैं। सबसे ओपन स्ट्रक्चर डीएनए, उससे थोड़ा कंडेंस होगा तो न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम में कंडेंसेशन किसकी हेल्प से होता है, कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन जिसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, फिर बहुत सारे न्यूक्लियोसोम, पॉलीन्यूक्लियोसोम। पॉलीन्यूक्लियोसोम और कंडेंस होंगे, सोलेनॉइड फाइबर बनाते हैं। सोलेनॉइड फाइबर और कंडेंस होकर क्रोमैटिन फाइबर बनाएंगे। क्रोमैटिन और कंडेंस होकर क्रोमैटिड बनाएगा। क्रोमैटिड और कंडेंस होकर क्या बनाएगा, क्रोमोसोम्स बनाएगा फाइनली, जिसका स्ट्रक्चर वी नो कि इट इज समवट लाइक दिस। इसी ये क्या है, तो हम क्रोमोसोम को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इट इज अ वेरी वेरी कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए, राइट। नाउ वन मोर थिंग इज देयर कि जो हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ठीक है, हमने बोला हिस्टोन प्रोटीन्स, हमने क्या बोला, ऐसे प्रोटीन्स हैं जो हमें डीएनए पैकेजिंग में हेल्प कर रहे हैं ताकि वो न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर को बनाए। जितने भी हिस्टोन प्रोटीन्स हैं इनका नेचर इफ यू टॉक दे आर जनरली बेसिक इन नेचर। इनमें क्या होता है, बेसिक नेचर होता है। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स है एंड वी नो दैट प्रोटीन्स आर द चेन ऑफ अमाइनो एसिड। तो सबसे ज़्यादा अमाइनो एसिड जो इन हिस्टोन प्रोटीन से मिलता है दैट इज लाइसिन एंड आर्जिनिन। ये बेसिक अमाइनो एसिड है, इसीलिए जो ओवरऑल नेचर है इस प्रोटीन का दैट इज बेसिक। रिमेंबर, हिस्टोन्स आर द बेसिक प्रोटीन। यहाँ पे प्रोटीन इज अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड। तो सबसे ज़्यादा अमाइनो एसिड जो हिस्टोन प्रोटीन्स को बनाती हैं वो कौन सी होती हैं, दैट इज लाइसिन्स एंड आर्जिनिन। Now let us see what are the different parts of the chromatid that are generally seen when we study the DNA under the microscope. So the chromatin is the repeating unit of nucleosome. We have seen or we can say chromatin is the condensed form of a DNA. अब देखो, जब DNA कंडेंस हो रहा है तो यहाँ पे दो केसेस बन रहे हैं। व्हाट कुड बी द केसेस, कि एक तो डीएनए ये और कंडेंस हो रहा है, कुछ जगह पे वो बहुत हल्के से कंडेंस और कहीं कहीं पे वो बहुत डेंसली कंडेंस, राइट। कहीं कहीं पे तो खुले होंगे और कहीं पे दे आर वेरी कंडेंस। तो यहाँ पे देखो, डिपेंडिंग अपॉन कि डीएनए और जो क्रोमैटिन फाइबर है वो कितना ज़्यादा कंडेंस्ड है, हम उसको दो नेमिंग दे देते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है कुछ कुछ पार्ट में, जैसे यहाँ पे देखोगे, इफ आई लेबल दिस एज जोन 1, दिस इज जोन 2, दिस इज जोन 3। जोन 1 में देखो डीएनए लूजली पैक्ड है, ठीक है। तो ये जो लूजली पैक्ड डीएनए है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस पार्ट इज ओनली नोन एज यूक्रोमैटिन। दिस इज नोन एज यूक्रोमैटिन, ठीक है। और जोन सेकंड को देखो, इट इज़ वेरी वेरी क्वाइल्ड, बहुत ज़्यादा डेंसली क्वाइल्ड है। तो ये जो डेंसली क्वाइल्ड पोर्शन होता है ड्यूरिंग द पैकेजिंग ऑफ डीएनए, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। दिस इज नोन एज हेटेरोक्रोमैटिन, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि डीएनए के फाइबर्स कितने डेंसली पैक्ड है, लूजली पैक्ड है, हम इनको दो पार्ट में क्लासिफाई करें। जो लूजली पैक्ड है उसको बोलेंगे यूक्रोमैटिन, जो डेंसली क्वाइल्ड है उसको बोलेंगे हेटेरोक्रोमैटिन। अभी लूजली पैक्ड और डेंसली पैक्ड के बेसिस में इन दो एरियाज की प्रॉपर्टीज डिफाइन होती है। लाइक अगर जो पार्ट ऑफ द डीएनए लूजली पैक्ड है तो जब हम उसे माइक्रोस्कोपिकली स्टेन करते हैं तो हल्का स्टेन होता है एज कम्पेयर टू हेटेरोक्रोमैटिन एरिया। हेटेरोक्रोमैटिन डार्कली स्टेन होता है क्योंकि वहाँ पे घने घने डीएनए पैक है तो ज़्यादा स्टेन को एब्जॉर्ब करेंगे।
दूसरा, अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था सेंट्रल डॉगमा का कि व्हाट वी हैव स्टडीज कि डीएनए से आरएनए बनता है एंड आरएनए से फाइनली प्रोटीन बनता है। यही पढ़ा है अभी हमने सेंट्रल डॉगमा, इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं। तो देखो, अगर हमें डीएनए से आरएनए बनाना है तो डीएनए के ऊपर जो बेस पेयर्स हैं, जो कोड हैं, ये एडेनिन गुआनिन साइटोसिन है, ये एक्सपोज होने चाहिए। ठीक है, जब ये एक्सपोज होगा तभी स्पेसिफिक एंजाइम उन कोड को रीड करके आरएनए बना पाएगा। तो ये कब होगा? जो यूक्रोमैटिन क्या है? एक्सपोज डीएनए, ओपन डीएनए। तो इसका मतलब इनके ऊपर जो बेस पेयर्स हैं वो एक्सपोज हैं, वो इजीली दूसरे एंजाइम इनको रीड करके आरएनए बना सकते हैं। जबकि हेट्रोक्रोमैटिन में डीएनए इतना कंडेंसली क्वाइल्ड है कि उसके ऊपर जो बेस पेयर्स हैं वो और जो कोड है वो एक्सपोज ही नहीं हो रहा एंजाइम के लिए, जो उसको पढ़कर आरएनए या फिर प्रोटीन बनाएगा। तो इसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन को ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव पार्ट भी बोलते हैं, और यूक्रोमैटिन को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ अ ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। ये कैसा होता है? ये एक्टिव होता है क्योंकि इसके कोड एक्सपोज होते हैं। एंड हेट्रोक्रोमैटिन कैसा होता है? दिस इज जनरली इनएक्टिव। किसके टर्म में एक्टिव एंड इनएक्टिव बोल रहे हैं? डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए। मीन ऐसा डीएनए जो ट्रांसलेशन करेगा वो एक्टिव है, जो नहीं करेगा वो इनएक्टिव है, राइट? So this is all about today. If you like my channel, please like, share and subscribe it. Thank you.